वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी विचारधारा है, उसको एक आगे लेके चलते हैं। और क्या भारत सरकार मेरी यानी कि जिस जिस विचारधारा से मैं सोच रहा था कि क्या भारत सरकार कुछ उसी तरह से एक रोड मैप बना रही है, जिस रोड मैप के तहत मैं भी यही चाहता था कि हमारी एक ऐसी रोड मैप हो जहाँ पर हम एक प्रॉपर एक इस तरह की एक घेराबंदी कर रहे हैं, चारों तरफ से पाकिस्तान को एक ऐसी आइसोलेशन की स्थिति में डाल दें कि वो सामने से घुटनों के बल पे हमारे सामने बैठकर टेबल टॉक करें। और टेबल टॉक पे हमारी अपनी ही कंडीशंस हो जो हम चाहते हैं। कोई ऐसा दया भाव, किसी भी प्रकार का कोई दया भाव नहीं, प्रॉपर 101% अपनी पॉलिसीज़ पे हम उनसे साइन करवाएं। और उनको उनके सामने आर्ग्यूमेंट करने जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है पॉलिसीज़ में और डिप्लोमेसी में जो भारत सरकार कर रही है। तो मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको इसको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि इसमें क्या सरकार ऐसा कर रही है जो मेरे विचारों से थोड़ा मिलता जुलता है। भारत सरकार ने आज से कुछ समय पहले अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे किए थे, और अभी ये एक दिन के अंदर में हमारे फॉरेन सिक्योरिटी के जो और डिप्लोमेट्स होते हैं, वो अफ़गानिस्तान के फॉरेन सिक्योरिटी जो है, फॉरेन मिनिस्टर जो है, उनके साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग के मायने आप इस चीज़ से समझ लीजिए कि वक्त के हिसाब से अभी ये जो मीटिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर मेरी नज़र से ऐसे आप देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का भी बॉर्डर इश्यूज़ है ड्यूरन लाइन को लेके, जहाँ पर पाकिस्तान कहता है कि ये आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन अफ़गानिस्तान वाले इस लाइन को 1970 से नहीं मानते हैं। और ये जो जाफर एक्सप्रेस हुआ था, उसके बाद बलूचिस्तान का जो एक्सप्रेस अभी एक फ्रीडम फाइटर का जो एक फैक्ट अभी चल रहा था, जहाँ पर बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो इन लोगों को शांत करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी 50% से ज़्यादा की जो आर्मी है, इसको पूरा तालिबान के खिलाफ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर ड्यूरन लाइन से लेके बलूचिस्तान के आसपास ऊपर के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ के अंदर पूरी तरीके से डिप्लॉय कर दिया था। और हो सकता है कि इन्होंने बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर है, काफ़ी सारे लोगों को क्रैक डाउन करके जेल में भी डाल दिया हो। ये न्यूज़ मार्केट में नहीं आई, लेकिन जिस हिसाब से ये चीज़ ठंडी हो गई है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आईएसआई ये सब चीज़ें क्रैकडाउन करने में सक्सेसफुल रही है। तो यहाँ पर या तो भारत सरकार अफ़गानिस्तान से ये कह रही होगी कि या तो आप हमें अपनी ज़मीन दो, जो कि भारत की डिप्लोमेसी में शूट नहीं करता। भारत इस तरह के ऑप्शंस पे डिबेट नहीं करेगा या इस तरह की मांग नहीं करेगा। या फिर पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान का सपोर्ट मांगने गया हो। और ये मीटिंग के बाद जो है तालिबान के जो मिनिस्टर है, उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है कि भाई जो पहलगाम में हुआ ये अटैक हुआ है और उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाए। ये एक आप देखिए कि तालिबान भी एक रिलीजन बेस एक संगठन है। तालिबान भी इस्लाम को मानने वाला संगठन है। इस्लाम के हिसाब से वो अपने लोगों की लाइफ के ऊपर, लेडीज़ लोगों को, बच्चे लोगों को, पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर में एक तालिबान की सोच जो है वो शरिया के हिसाब से ही है। उनको अपने फेवर में लाना एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की जीत होती है, जो मेरे को ऐसे दिख रही है। अब एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, तुर्की अर्दोगुल गाजी जो है तुर्की का, गाजी तो नाम नहीं है लेकिन अर्दोगन उनका नाम है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है। तो उनकी मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ से अभी कुछ दिन पहले, जब अटैक हुआ था तब शहबाज शरीफ जो वहाँ पर था। तो उसके बाद पाकिस्तान एक न्यूज़ फैला रहा था कि तुर्की ने जो है पाकिस्तान के अंदर में एयरवेस भेजे हैं अपने बड़े बड़े, और वेपन्स भेजे हैं और बहुत सारी चीज़ें भेजी है। तो ये चीज़ें आने के बाद भारत की डिप्लोमेसी ने जो तुर्की के साथ कुछ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए कुछ टाइज़ किए थे, जैसे कि हम लोग उनके साथ डिजिटल, जिस तरह की हमारी जो ये रुपए पेमेंट और हमारी बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ इंडस्ट्री को लेके तुर्की हमारे साथ एक रिलेशंस बिल्ड करना चाहता था। और भारत उनके साथ जो तेल का जो ये मैटर है, ग्वादर वगैरह है, यहाँ से सप्लाई चेन की एक अच्छी डिप्लोमेसी के तहत उनके साथ एक डील करने वाला था। डील बोली तो ये ओपन नहीं थी, ये शायद बैक चेन की तरह हो सकती थी। तो उन्होंने भारत के प्रेशर में, बिल्कुल भारत ने कुछ भी नहीं यहाँ पर बोला है, उन्होंने भारत के प्रेशर में अपने आप से ही एक प्रेस रिलीज़ किया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो ये फेक न्यूज़ है, हम इस तरीके से पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और चीज़, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है चाइना। चाइना ने जो है सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का साथ दिया है, वहाँ पर अभी उनके पास परमानेंट सीट है चाइना के पास। तो चाइना ने फिर से पाकिस्तान का काउंसिल में वहाँ पर जो सपोर्ट किया है और एक न्यूट्रल फेस लिया है। तो अब फिर से चाइना ने अपना वो एक डबल फेस हम भारतीयों के खिलाफ दिखाया है, और वो भले ही ये बोला कि हमने कंडेम किया, लेकिन उसने यहाँ पर पाकिस्तान का साथ दिया इस चीज़ के लिए कि मतलब पाकिस्तान इस जो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है उसका सपोर्ट उन्होंने किया है। चाइना जानता है कि जो उसने सी पैक बनाया है, जो उसने पाकिस्तान को कर्जा दिया है, उसका पैसा पूरा प्रॉपर बर्बाद हो चुका है। ठीक है, तो अगर अब वॉर होती है तो हो सकता है कि इंडिया सी पैक को भी डिस्ट्रॉय करे। देखिए, ये हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जब एयरबेस से प्लेन उड़ेंगे तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को ये पॉइंट रखना चाहिए कि कुछ एक दो प्लेन सिर्फ ये काम करे कि जितना भी सी पैक के जो ब्रिज हैं या जो सी पैक का जो रूट्स है, इसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि जितना भी पाकिस्तान के अंदर से सी पैक जो मिडिल ईस्ट कंट्रियों में जा रहा है, इसको प्रॉपर एक तरीके से भी डिस्ट्रॉय कर दे। इससे चाइना की जो एक थोड़ी बहुत जो चेन चल रही है मिडिल ईस्ट के साथ, वो क्रैक हो जाएगी। तो एक पॉइंट ये था मेरा, और चाइना इसी चीज़ को लेके डर रहा था कि मतलब हालांकि चाइना इस सी पैक से पाकिस्तान को एक फ़ायदा ये है कि चाइना ने जो रोड बनाई है, चाइना अपनी मिलिट्री होती है उसको बहुत इजीली इधर से उधर सप्लाई कर सकता है, क्योंकि रोड चाइना ने अपने तकनीकी हिसाब से अपने इंजीनियर्स को लेके बनाई है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इजी उसको ये चीज़ें करने को सहायता मिलेगी। तो चाइना अपना इन्वेस्टमेंट ख़राब करना नहीं चाहता है पाकिस्तान के अंदर में, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस चीज़ को लेके कि भाई वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्यूट्रल होके एक इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर से वही पॉइंट आ जाता है जो मैंने आपसे कहा था कि चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, बैक सपोर्ट, लेकिन यूएस इस समय जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास वो है यूएस। जिस तरह यूएस ने 1970 में और 1960 में और पुराने टाइम पे पाकिस्तान का साथ दिया था वॉर के खिलाफ, इंडिया के अगेंस्ट वॉर में पाकिस्तान का साथ दिया था यूएस ने, अगर इस टाइम पे इस वॉर में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो भारत सरकार एक गेम खेल सकती, वो है टैरिफ का गेम, जो कि अगर यूएस ने 245% का टैरिफ चाइना पे लगाया है, तो अगर इंडिया इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट से चले, अगर इंडिया भी कम से कम 50% या 100% भी एक पूरा चाइना के ऊपर एक टैरिफ लगा दे, ये एक संभावना हो सकती है कि भारत अगर चाइना की ये पॉलिसीज़ है पाकिस्तान के साथ मिलके, तो अगर हम उसके ऊपर एक टैरिफ लगा दें, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट उसका इंडिया है। इंडिया की पॉपुलेशन, हम हर कोई इंडिया मेड इन इंडिया चीज़ें यूज़ करते ही हैं, हर दूसरी चीज़ हमारे पास मेड इन इंडिया होती है, वो चाइना मेड इन चाइना होती है। तो हम चाइना को अगर एक वॉर करने से पहले अगर हम एक न्यूज़ रिपोर्ट या एक कागज़ पे ये कह दें कि भाई अगर हमें आपका सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट की बात नहीं करें, हम सीधा ये कहें कि भारत एक विचार कर रहा है कि क्या हम चाइना के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैरिफ लगा सकते हैं। तो चाइना इस चीज़ को जब सोचेगा, इस चीज़ के ऊपर जब एक अपनी विचार डिस्कस करेगा, तो चाइना वहाँ से पीछे हट सकता है एक एज ए डिप्लोमेट के तहत। अब आगे चलते हैं पॉलिसीज़ में आज और क्या चेंजेस हुए हैं। आज चेंजेस ये हुए कि फिर से सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, जिसमें अजीत डोभाल साहब थे, रक्षा मंत्री साहब थे, मोदी जी थे, और एयरफोर्स के जो हेड होते हैं वो थे। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर थी। तो एस जयशंकर साहब नहीं देखा मैंने उनको आज की मीटिंग में। तो ये कुछ लोग थे। तो इन सब लोगों को जो 3 दिन पहले जो होमवर्क दिया गया था, उसका आज होमवर्क चेक किया मोदी जी ने। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होमवर्क क्या था। इसको होमवर्क, मैं समझता हूँ कि ये होमवर्क दिया गया था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसके बाद फिर आज मीटिंग हुई है।
तो इसको मैं ऐसे कैसे देख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि हो सकता है कि रक्षा मंत्री जी को ये चीज़ें बताई गई हो कि देखो जो बॉर्डर लगता है उसकी सुरक्षा, उस बॉर्डर के जितने भी आर्मी हमारी जो सैनिक हैं, जहाँ पे हमारा बॉर्डर टच होता है, हम किसी भी क्षेत्र से मतलब हम कहीं से भी स्ट्राइक कर सकते हैं, या जहाँ पे भी हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यू है, कहाँ हमारी सेना इस वक्त कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान भी जब रिटेयर करेगा, जब पाकिस्तान भी जब बदला वापस हमसे, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान भी इस चीज़ का रिटायर करेगा ना, रिटेलिएट करेगा जब, तो वो कौन सा क्षेत्र चूज करेगा, वहाँ पर हमारी क्या कंडीशंस होगी या वहाँ पर हमारी क्या स्थिति होगी। तो जैसे कि अगर मान के चलिए किसी क्षेत्र पे हमारे राजस्थान में है हमारी आर्मी कोई बॉर्डर पे, तो वहाँ पर क्या हमारे आर्मी के पास वेपन्स हैं, वहाँ पर हमारे आर्मी के पास गोलियाँ हैं, बारूद है, हमारी बराबर प्रॉपर आर्मी की बटालियन वहाँ उतनी संख्या में है कि अगर उस क्षेत्र से आक्रमण हो तो हमारी वहाँ पे प्रॉपर बटालियन है, क्या सिचुएशन है। तो पूरे देश के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर प्रॉपर प्लान, गाड़ी घोड़ा जाने का रास्ता, सब कुछ सप्लाई चेन पूरी चेक की गई होगी इन 3-4 दिन के अंदर में, दो ही दिन के अंदर में। उसके बाद रक्षा मंत्री जी के साथ जो हमारे आर्मी चीफ है उनके साथ मीटिंग हुई है, तो उनका रोड मैप सीधा होगा कि भाई देखो आर्मी है, ये ऑपरेशन कर सकते हैं, इस प्रकार से ये लोकेशन, इस प्रकार से ये कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ जा सकते हैं, या इस प्रकार से घेराबंदी कर सकता है। इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर आर्मी चीफ की तरफ से ये एक प्लान होगा। वायुसेना का बराबर वही सेम एक प्रॉब्लम बोले तो एक प्लान होगा कि ये रूट होगा, ये तकनीक होगी, ये मिसाइल्स होगी, या ये लॉन्चर पॉइंट होगा, या यहाँ से करेंगे वहाँ से करेंगे। ये पूरा इनको एक होमवर्क दिया गया था और इस होमवर्क को एक रोड मैप में लेके आने का प्लान हुआ होगा। अब रही रक्षा मंत्री जी की बात। रक्षा मंत्री जी पिछले मीटिंग में भी थी, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। तो उनको 3 दिन पहले जो मुझे लग रहा है वर्क दिया गया होगा, ये दिया गया होगा कि आपने अभी इस समय पे आर्मी के पास कितना फंड हो सकता है, या और उनको कितना फंड दिया जा सकता है आने वाले इस युद्ध करने के लिए। क्या इस युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा? क्या भारत का शेयर मार्केट गिरेगा? क्या भारत के अंदर में अगर वॉर होती है तो इससे कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित करेगा ये वॉर? जाहिर सी बात है जब वॉर होगी तो भारत के ऊपर भी इस चीज़ का असर होगा, भारत में चीज़ें महंगी होगी, तो कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होगा, किस क्षेत्र में भारत का नुकसान हो सकता है अर्थव्यवस्था के तौर पे, तो ये डिस्कस हुआ होगा उस चीज़ पे। अब जब ये तीनों चीज़ों का डिस्कस होने के बाद जब ये टेबल पे आया होगा, सब लोगों ने अपना एक रोड मैप बनाया होगा कि भाई ये है। अब फाइनली मोदी जी ने पूरा एक डिटेल पढ़ने के बाद एक छोटा सा मैसेज दिया है, वो है कि आर्मी को फ्री हैंड दे दिया गया है। जहाँ तक मुझे लग रहा है फ्री हैंड का मतलब होता है कि आर्मी को हर एक प्रकार के वेपन यूज़ करने की परमिशन दी गई है। अगर आर्मी चाहे कोई सा भी वेपन, कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार का हथियार, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। कोई भी अगर उसको हथियार चलाना, ब्रह्मोस चलाना है, पिनाका चलाना है, अर्जुन चलाना है, बोफर चलाना, कोई भी हथियार अगर आर्मी यूज़ करना चाहती है तो उसको ओपन हैंडेड ये चीज़ें दी गई है। लेकिन जो ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो गेम है वो ये इस प्रकार से है कि जब हम लोग वॉर कर रहे होंगे तो जो हमारा बजट है वो आर्मी को फुल बैक करना होगा, यानी कि एकदम पूरा पावर सपोर्ट उनको होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ में ये भी हो सकता है कि हम लोगों ने, अब आप समझ लीजिए, क्योंकि हमने अभी 26 रफ़ाल ख़रीदे हैं, तो ये 26 रफ़ाल ऐसे टाइम पे आए हैं कि हमको इस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी इनकी। तो अब ये ग्राउंड पे आ चुके हैं, तो अब एक गेम ये भी है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर एक और ज़्यादा प्रेशर हो चुका है। एक और खबर ये है कि हमारी जो नेवी है उनके जो विक्रांत, INS विक्रांत, और ये अरब सागर में, अरब जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है और गुजरात का जो हमारा बॉर्डर इलाका है, तो इसमें डिप्लॉय कर दिया गया है इसको। बाकी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता कि परमाणु, पनडुब्बी, किस प्रकार के हथियार है, ये चीज़ें अभी ज़्यादा सोर्स करने की ज़रूरी नहीं है, ये तो पता चलेगा आने वाले समय के लिए। और
अब जो एक और आते हैं वो ये हो गया कि डिप्लोमेसी का गेम, जहाँ पर भारत सरकार इस चीज़ से घेराबंदी कर रही है, इस तरीके से प्रेशर बना रही है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, वो है एक रिलीजन बेस पे हो रहा है भारत के अंदर का बदलाव। भारत इस परिस्थिति में बिल्कुल बदल रहा है, भारत के अंदर की सोच ही बदल गई है, और ये सोच बदलने का कारण है आतंकवादियों के द्वारा किए गए धर्म के अनुसार मर्डर और धर्म के अनुसार की गए इस बर्बरता के कारण जो एक विचारधारा बदल रहा है। न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि जहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान का विरोध कर रहा है तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग उस चीज़ को रोक रहे हैं। यानी कि अगर कोई हिंदू या कोई भी इंसान अगर पाकिस्तान का झंडा जला रहा है तो हमारे मुस्लिम भाई उन लोगों को उनसे झगड़ा कर रहे हैं और उनसे इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि मतलब ये ऐसा मत करो, क्योंकि उसका जो हरा कलर है वो उनके धर्म से जुड़ा हुआ है। तो एक एक आप मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ इस चीज़ को कि भारत सरकार यहाँ पर आज फेल नहीं हुई है। भारत सरकार यहाँ फेल हो गई थी जब आईएसआई ने इस कश्मीर को टारगेट करने का प्लान बनाया था 90s के टाइम पे, यानी कि 40 साल के पहले, जो 40-50 साल पहले जब आईएसआई ने ये प्लान बनाया था कश्मीर को अपने साथ मिलाने का और वहाँ पे मिलिटेंट भेजने का, वहाँ पे आतंकी भेजने का। तो वो रोड मैप आज मुझे समझ आ रहा है। ये मेरी विचारधारा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी का वो नहीं कह रहा हूँ कि भाई, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो आईएसआई ने एक प्लान बनाया होगा आज से 40-50 साल पहले कि हम सीधा सीधा तो कश्मीर को अपने साथ ले नहीं सकते, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री रही है कश्मीर की, क्योंकि राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। उसके बाद फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के जो पिता थे वो भी नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान के साथ। तो कैसे इस चीज़ को क्रैक किया जाए, वो था एक रिलीजन। आईएसआई ने सबसे बड़ा पॉइंट जो रखा वो है धर्म को टॉप पे रखा है उसने, और धर्म के बाद उसने जो बिट्टू कराटे जैसे लोग पैदा किए, और जो हमारे कश्मीरी, जो आज हम लोग को कश्मीरी नाव में घुमा रहे हैं, आज जो हमारे कश्मीरी बहुत सारी चीज़ें, मैं इस चीज़ को इस पॉइंट से कह रहा हूँ, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि क्या ऐसा आईएसआई ने किया और वो सक्सेस हुई है, और भारत सरकार का कितना बड़ा फेलियर है, और भारत सरकार कश्मीर में कब तक सक्सेस नहीं हो सकती है, उसका रीज़न क्या हो सकता है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आईएसआई ने जो हमारे पाकिस्तान मतलब हमारे कश्मीरी भाइयों को धर्म के आधार पर ये धर्म के आधार पर जो एक गेम चेंज किया है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं हो सकता है। जैसे कि ये कहा गया होगा कश्मीरियों को उस टाइम पे कि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान भी मुसलमान है, एक खुदा को मानने वाले हैं, एक किताब पढ़ने वाले हैं, और एक मज़हब है हमारा, और एक ही सोच होनी चाहिए, वो है जन्नत। आप कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर एक जन्नत है। आप सबसे अलग है, आप कश्मीरी हैं मतलब आप सबसे अलग हैं, आप काफिरों के साथ नहीं रह सकते। एक चीज़ याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर में ये चीज़ें हैं कि अगर कोई चीज़ जहाँ पर पहले बुत प्रस्ती यानी कि कोई मूर्ति पूजा करता था या कुछ इस तरह की चीज़ें थी जहाँ पर दूसरा कोई धर्म था, उसके ऊपर अगर कोई चीज़ बनाई जाए या मस्जिद बनाई जाए या कुछ भी चीज़ बनाई जाए, वो चीज़ उस चीज़ मतलब वो चीज़ कभी भी पाक नहीं होती है। इतना ऐसा मैंने सुना है, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर में आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, वो कहते हैं कि अगर कोई बुत प्रस्ती वाली चीज़ के ऊपर कोई अपना मज़हब बना दे तो वो चीज़ें कभी सक्सेस नहीं होती। तो वो चीज़ें हमेशा आप कश्मीर के लिए ये चीज़ें मेरी तरफ से ऐसी हैं। कश्मीर एक हिंदू राष्ट्र का पहले से ही था, ब्राह्मण पंडित पूरा मुस्लिम समाज पहले इतनी तादाद में कश्मीर में नहीं था, इतनी पकड़ भी नहीं थी। पुराने टाइम पे हरि सिंह के टाइम पे कश्मीरी हिंदू बहुत ज़्यादा थे, डोगराज थे, पंडित, अलग 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 कश्मीरी हिंदू जातियाँ थी वहाँ पर। लेकिन गेम चेंज हुआ ये, उसके बाद सब कैसे आप ये समझ लीजिए कि इस टाइम का जो कश्मीर है, अगर वो मंदिर वगैरह तोड़े गए हैं, वहाँ पर जो सरदा पीठ है, वहाँ पर जो बहुत सारे अमरनाथ का जो वजूद है, उसके बाद जो वैष्णो देवी है, बहुत सारा, अगर कश्मीर का सही एक प्रॉपर जोग्राफिया लिया जाए तो पूरा कश्मीर के अंदर में एक हिंदू सिंबोलिज्म को लेके एक प्रॉपर एक वो चीज़ें निकली जा सकती है कि ये कश्मीरों का भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा चेक किया जाए तो 2 या 3 पीढ़ी पहले ये हिंदू ही थे। बट एज ए रेडिकलाइजेशन जो आईएसआई ने किया यहाँ पर,
धर्म के तौर पे, जो कि जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ, हमारे कश्मीरी जो सिख समुदाय के लोगों के साथ जो जेनोसाइड हुआ, जहाँ पूरे के पूरे गांव मार दिए गए। तो ये जो ब्रेन वॉश किया गया है कश्मीरियों का, ये इतना आसानी से साफ़ होने वाला नहीं है। इस चीज़ को आप इस तरह से समझिए कि पाकिस्तान अपना काम करने में सक्सेस हो गया, आज भले ही थोड़ा सा एक सेटबैक उसके लिए ये है कि कुछ कश्मीरी जो है वो एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का विश्वास बनता है कश्मीर के ऊपर। बट 70% मैं समझता हूँ कि 70 से 80% अभी भी बिल्कुल भी इंडिया की फेवर में नहीं है। कश्मीरों की मैं बात कर रहा हूँ। इस आतंकी हमले के बाद भी मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि अभी भी 80% कश्मीरी जो है वो भारत के फेवर में नहीं है, और ना ही वो एक इस चीज़ को अभी बिलीव कर पा रहे हैं, या इस चीज़ को वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। इतने सालों से उन्होंने इतना इतना डीप करके अपने आप को प्रोजेक्ट किया इस्लाम के नाम पे, मजहबी तौर पे हम अजीब तरीन, ये वो, कश्मीरी कश्मीरियत, ये इंसानियत वो इंसानियत, झूठ का एक चूरन बनाया उन्होंने, फेक नैरेटिव बनाया। अचानक से सारा नैरेटिव टूट गया है जब उन्होंने, आतंकवादियों ने धर्म के ऊपर लोगों को मारा है। तो जो कश्मीरियों ने जो एक नैरेटिव बनाया था आईएसआई ने इनके जो दिमागों में, वो एक तरह से इनको ही हिट कर रहा है, क्योंकि अब जब हम काफ़ी सारी न्यूज़ वीडियोज़ वगैरह देखते तो वहाँ पे कश्मीरियों के पास जवाब नहीं होता है इस चीज़ को देने का। तो ये चीज़ें भारत सरकार क्रैक नहीं कर पाएगी, भारत सरकार का फेलियर यहाँ पर अभी भी रहेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में, हमने अभी सिर्फ कुछ ही लोग जो थे जिन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये पूरी जो एक कम्युनिटी है, हो सकता है कि इनकी यंग जनरेशन अंदर ही अंदर हथियार उठा के बैकफायर करे अपने को ही। ये एक मेरी मानसिकता है या मेरा विचार है, क्योंकि मैं एक आईएसआई के द्वारा एक संगठन ऐसा जो एक रिलीजन बेस पे बनाया गया हो, वो बहुत ही घातक होता है एक समाज के लिए। वो समाज जब इस सोच के अंदर घुस जाता है तो वो अपने दूसरे घर के लोग इन सब के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करता है। तो यहाँ पर भारत सरकार का फेलियर ये भी हो सकता है, और हो सकता है ये फेलियर बहुत ज़्यादा महंगा पड़े हमें। आप चलते भारत के दूसरे स्टेट में। भारत के दूसरे स्टेट में अभी तक तो बिल्कुल भी आप ये समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तानियों को हम लोगों ने बाहर भगाना था, क्या वो लोगों को भगा दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर में वो जो मैंने आईएसआई की इन्फॉर्मेशंस और जो स्लीपर सेल्स है या जो उनके एजेंट है, इनकी संख्याएं कम से कम 500 से ज़्यादा है, जो कि भारत सरकार की ट्रैक रिकॉर्ड्स में नहीं है। क्या ये लोग भारत के दूसरे किसी स्टेट को इस वक्त टारगेट कर सकते हैं? तो मैं कह सकता हूँ कि ये लोग बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा पूरा फोकस अभी कश्मीर की तरफ है, यानी कि हम बॉर्डर पे वॉर करने के सिचुएशन में हैं, तो क्या ये लोग भारत के किसी दूसरे स्टेट को टारगेट कर सकते हैं? तो मैं एक छोटा सा पॉइंट रख रहा हूँ कि हाँ, ये लोग ऐसा कर सकते हैं। इस चीज़ को कैसा सक्सेसफुली कर सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ को बताता हूँ। ये लोग इस तरह के राज्यों को चूज़ करेंगे जिस राज्य की जीडीपी बेहतर हो। ठीक है, यानी कि मैं एक, मेरे माइंड में जो पहला एक नाम आता है वो एक महाराष्ट्र का है या मुंबई का। मुंबई का आप समझ लीजिए, मुंबई का नाम लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र एक स्टेट है। तो महाराष्ट्र के अंदर में जो एक सेंटीमेंट है पाकिस्तान को लेके, ये हज़ारों सालों से छुपा नहीं है किसी से। आप 90s के 93 का बॉम्ब ब्लास्ट, दाऊद का, मेनन का, ये सब चीज़ों को आप डिनाई नहीं कर सकते। मुंबई के अंदर में कसाब की एंट्री है ना, तो ये सब चीज़ें मुंबई के अंदर में, मुंबई के अंदर का सपोर्ट, बड़े बड़े नाम हैं इन चीज़ों में, जैसे महेश भट्ट साहब है, इन सब का नाम है। ये सब लोग, संजय दत्त का भी आपको पता है कि संजय दत्त के घर पे भी आए थे वो, जो संजय दत्त के ऊपर एक देशद्रोह का एक्ट लगा था। तो ये लोग इस तरह के स्टेट को टारगेट करेंगे जहाँ की जीडीपी अच्छी हो, जहाँ का नाम चर्चित हो। यानी कि भारत का मुंबई सिटी का नाम सबको पता है कि दुनिया भर में फेमस है। भले वो धारावी के नाम से भी फेमस हो, लेकिन बहुत फेमस है। धारावी हमारे देश के ऊपर एक कलंक हो गया है। सबसे बड़ा स्लम आप सबको पता ही है कि सबसे बड़ी गंदी जगह, स्लम का मतलब होता है गंदगी में बने हुए घर, कीचड़ में रहने वाले लोग, गंदगी में रहने वाले लोग। तो वो एक कलंक हमारे भारत के ऊपर है, और इसकी वजह से भी हम लोग काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया भर में। तो भारत सरकार का फेलियर यहाँ पर भी हो सकता है कि जो एजेंसी, पाकिस्तान के आईएसआई के लोग इंडिया के अंदर में, जो मुंबई के अंदर के लोगों को, या जो मुंबई में उनके स्लीपर्स हैं, क्या वो फिर से मुंबई के अंदर में अटैक करने की कुछ एक
प्लानिंग कर रहे हैं। एज अ एक इंडियन आपको ये चीज़ को सोचना पड़ेगा कि इस तरह की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि जो पाकिस्तान जो सिटीजन जा रहे हैं ना हिंदुस्तान से, आप जब इनकी बातें सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे पास एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर मैंने देखा कि एक लेडीज़ ने पाकिस्तान से आए हुए एक आदमी से शादी की है, 12 साल हो चुके हैं, और उस बंदे के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तानी है। आप इस चीज़ को हजम कर पा रहे हैं क्या? मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहा कि उसने कहा कि मेरे पति के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तानी है, और 12 साल हो गए हमारी शादी को। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा फेलियर है हमारी सिक्योरिटी का, और कितना बड़ा फेलियर है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए लोगों के, कर्मचारी का। ये एक आदमी हमारे पूरे देश को जला सकता है। और ये जो शादी का मैटर है कि हमारी बेटी वहाँ है या ये है, इस बेटी के कंधे पे रख के पूरी बंदूक चलाई जा सकती है, ये आईएसआई कर सकती है, उनको कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखिए, अगर एक लड़की का ज़िंदगी क्या बर्बाद होगा। अगर वो आईएसआई का आदमी है तो वो तो एक तरह से खुफिया एजेंसी वाला है, वो चाहे तो 10 लड़कियों से शादी कर सकता है ना, लेकिन उस लड़की के कंधे पे बंदूक रख के पूरे भारत देश को जलाया जा सकता है धर्म के तौर पे। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो जो चीज़ करेगा वो एक रिलीजन बेस ही होगी, जो कि डेफिनेटली वो यही पॉइंट रखेगा भारत के सामने कि हमारे देश के अंदर में आगजनी हो, हम लोग आपस में लड़े, धर्म के नाम पे धर्म विरोधिक तरीके से हो, जैसे कि मुर्शिदाबाद हुआ है, सबको पता है, नागपुर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप इन सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू करो तो ये पूरी चीज़ एकदम से रिलीजन बेस पे ही आ जाती है। अब यहाँ पर मैं 2 दिन का समय सोच रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर में मेरी जो एक प्रिडिक्शन है कि 2 दिन के अंदर में क्या हो सकता है, तो फिर से कह देता हूँ कि 2 दिन से ज़्यादा भी लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम प्रॉपर सही तरीके से एकदम घेराबंदी की जाए और बहुत ही अच्छा इलाज किया जाए। तो आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि फेक न्यूज़, गलत खबरों और किसी भी प्रकार की ऐसी हेट स्पीच, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विचार थॉट अगर आपके आसपास में है तो इसको ना फैलाएं और ना ही इसको शेयर करें, और इस देश को सुरक्षित रखने के लिए पूरा योगदान दें। तो अपना ध्यान रखें जहाँ पर भी है। जय हिंद, जय भारत।